Welcome to Humanities Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome back everybody. So आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वाटिनरी एक्टिविटीज. देखो, हम सब जानते हैं कि टर्शरी एक्टिविटी में सभी टाइप की सर्विसेज आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गार्डनर हमारे गार्डन में पानी दे रहा है तो वो भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. परंतु इस गार्डनर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी भी टाइप की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन ऐसी सर्विसेज जिन्हें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं क्वाटिनरी एक्टिविटीज़. अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो क्वाटिनरी एक्टिविटीज़ आर नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज. क्वाटिनरी एक्टिविटीज़ में कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान डॉक्टर बनने से पहले MBBS की मोटी मोटी किताबें मेमोराइज करता है, मतलब बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करता है. डॉक्टर बनने के बाद ये लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, मतलब ये अपनी सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है. सिमिलरली एक टीचर को भी बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ती है और फाइनली जब ये एक टीचर बन जाता है तो ये अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बच्चों को पढ़ाता है. सिमिलरली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं. जब कोई कंपनी ने हायर कर लेती है तो ये अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उस कंपनी के लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं. अब जो लोग थिएटर से रिलेटेड होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो एक्टिंग करते हैं, नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करते हैं, ये लोग पहले एक्टिंग से रिलेटेड नॉलेज को कलेक्ट करते हैं और जब ये लोग एक्टिंग सीख जाते हैं तो उसके बाद थिएटर प्लेज, नुक्कड़ नाटक, फिल्म्स, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, इन सब में काम कर कर ये अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. Personnel working in office, schools, universities, hospitals, theater, ये सब क्वाटिनरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं. पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस का मतलब है एक ऐसा ह्यूमन जो ऑफिस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्वाटिनरी एक्टिविटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी परफॉर्म किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक साइंटिस्ट है तो इसको साइंटिस्ट बनने के लिए पहले बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ी होगी. फिर इस साइंटिस्ट ने कुछ टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर कर अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करी. एक दिन ये साइंटिस्ट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था. केमिकल एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस साइंटिस्ट ने एक न्यू केमिकल की डिस्कवरी कर ली. न्यू केमिकल बनाने का मतलब है कि इस साइंटिस्ट ने एक न्यू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है कि अगर हम इन 2-3 केमिकल्स को मिलाते हैं तो ये न्यू केमिकल बनता है. और फिर इस साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने पहुंचेंगे रिपोर्टर्स और फिर ये साइंटिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेशन करेगा. ये सभी को बताएगा कि इन 2 केमिकल्स को बनाने से ये न्यू केमिकल बनता है. डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना. तो देखा तुमने क्वाटिनरी एक्टिविटीज में कैसे कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है. इस इंसान ने साइंटिस्ट बनने से पहले बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करी होगी. फिर साइंटिस्ट बनने के बाद इसने काफ़ी सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करे और अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करी. फिर एक दिन रिसर्च करते हुए इसने एक न्यू केमिकल डेवलप कर लिया और अब इस साइंटिस्ट ने एक न्यू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर ली कि अगर हम इन 2-3 केमिकल्स को मिलाएंगे तो एक न्यू केमिकल बनता है और इस न्यू केमिकल की हेल्प से हम फलाना फलाना काम कर सकते हैं. फिर इस साइंटिस्ट के पास रिपोर्टर्स आए और इस साइंटिस्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट कर दिया. इसने लोगों में ये बात स्प्रेड कर दी कि इन 2-3 केमिकल्स को मिलाने से ये न्यू केमिकल बनता है और इस न्यू केमिकल की डिस्कवरी के बाद हमारी साइंस को ये एडवांटेजेस मिलने वाले हैं. क्वाटिनरी एक्टिविटीज़ में लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए एंड टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि उसे ऑपरेशन करना आना चाहिए, उसे डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए. पेशेंट का बीपी कैसे नापना है, पेशेंट की हार्ट बीट कैसे चेक करनी है, पेशेंट को इंजेक्शन कैसे लगाना है. क्वाटिनरी एक्टिविटीज़ को हम आउटसोर्स कर सकते हैं.
बिकॉज ये एक्टिविटीज़ ना तो रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना ही इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ना ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर किसी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उस कंट्री को टर्शरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। डेवलप्ड कंट्रीज में आधे से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन नॉलेज सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज इन डेवलप्ड कंट्री के लोग नॉलेज बेस्ड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज ने टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज में ज़्यादा जॉब्स निकाली एंड एज अ रिजल्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आधे से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन नॉलेज सेक्टर के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाइनरी एक्टिविटीज़। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में हाईएस्ट लेवल के डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर्स आते हैं। मतलब ऐसे लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ऐसे लोग डिसीजंस ले रहे हैं जो कि बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, जैसे किसी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जैसे किसी कंपनी का सीईओ। क्वीनरी एक्टिविटीज़ में ये लोग आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, आइडियाज़ को रीअरेंज करते हैं और आइडियाज़ को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज़ हैं ए एंड बी और इनके बीच में वॉर चल रही है। अब जो ए कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है वो ये इंटरप्रेट करता है कि वॉर होने से कोई भी फायदा नहीं है, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, हमारा डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। सो ये डिफेंस मिनिस्टर एक पीस पॉलिसी क्रिएट करता है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर इस पीस पॉलिसी को अपनी कंट्री के लीडर के पास लेकर जाता है। फिर वो लीडर इस पीस पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, मतलब इस पीस पॉलिसी को समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार इसमें लिखा क्या गया है। इस पीस पॉलिसी में एक ऐसा पॉइंट लिखा है, ए कंट्री विल नेवर अटैक ऑन बी। सो ये लीडर इंटरप्रेट करता है कि अगर फ्यूचर में कभी बी ने ए के ऊपर अटैक कर दिया तो ए तो कभी अटैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस पीस पॉलिसी में ऐसा लिखा है कि द ए कंट्री विल नेवर अटैक ऑन बी। सो ये लीडर डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि तुम्हारी पीस पॉलिसी बहुत अच्छी है, बट मैं चाहता हूं कि तुम अपने आइडियाज को रीअरेंज करो। तो फिर ये डिफेंस मिनिस्टर इस पीस पॉलिसी में से ये लास्ट पॉइंट हटा देता है और फिर इस कंट्री का जो लीडर है वो ये डिसीजन लेता है कि हम इस पीस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। मतलब इस लीडर ने एक न्यू पॉलिसी क्रिएट कर दी। सो आई होप तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो कि आइडियाज को क्रिएट, रीअरेंज एंड इंटरप्रेट कैसे करते हैं। क्वीनरी एक्टिविटीज में जो लोग काम करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, बिकॉज इन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। क्वीनरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स। सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल होंगे सीईओ, जनरल मैनेजर। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एग्जाम्पल होंगे आईएएस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के एग्जाम्पल होंगे जैसे आरबीआई का हेड हो गया या किसी प्राइवेट बैंक का जनरल मैनेजर हो गया। और लीगल कंसल्टेंट का एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। अब नेक्स्ट हमारी बुक में ये कार्टून दिया हुआ है, सो हम इसका मीनिंग भी समझते हैं। ये लड़की बहुत कंफ्यूज है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमें न्यू एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग रहा है। जैसे जब हम 6th क्लास में थे तब हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता था। फिर जब हम 12th क्लास में आए तो हमें क्वाटिनरी और क्वीनरी न्यू एक्टिविटीज़ के बारे में पता लगा। तो ये लड़की पूछना चाह रही है कि जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फिर हमें कौन सी न्यू एक्टिविटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, या फिर इस इमेज का एक और मतलब हो सकता है। प्राचीन काल में हम सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते थे, उसके बाद जब हम थोड़े से मॉडर्न हुए तो फिर हमने फैक्ट्रीज़ बना ली। जब हम थोड़े से और मॉडर्न हुए तो टर्शरी एक्टिविटीज़ आ गईं, और थोड़ी सी और डेवलपमेंट के बाद क्वाटिनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़ का इन्वेंशन हो गया। और हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में हम ह्यूमंस और मॉडर्न हो जाएंगे। सो ये लड़की पूछना चाह रही है कि ह्यूमंस के मॉडर्न होने से क्या कोई और न्यू टाइप की एक्टिविटीज़ का इन्वेंशन होगा। सो इस लड़की के क्या क्वेश्चंस हैं कि हमें ग्रेजुएशन लेवल में कोई न्यू एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा या नहीं, और इंसान के मॉडर्न होने से किसी न्यू एक्टिविटी की इन्वेंशन होगी या नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग।
तो चलो हम आउटसोर्सिंग का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक कंपनी है जो कि एसी मैन्युफैक्चर करती है। अब जिन लोगों ने इस कंपनी के एसी खरीदे हैं वो इस कंपनी को कॉल करते हैं एसी से रिलेटेड क्वेरीज पूछने के लिए। अब जो इस कंपनी का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत हाई सैलरी चार्ज करते हैं और वो कस्टमर्स को अच्छे से सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करते। मतलब अच्छे से अपने कस्टमर्स की क्वेरीज सॉल्व नहीं करते। मतलब इन लोगों की एफिशिएंसी कम है और ये सैलरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब ये कंपनी अपने कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को फायर कर देगी और किसी ऐसी कंपनी को ढूंढेगी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और सैलरी कम लेते हों, ताकि इस कंपनी के कस्टमर्स की क्वेरी सॉल्व हो सकें। सो ये कंपनी अपना कस्टमर केयर का काम इस कंपनी को सौंप देगी। अब कोई भी कस्टमर एसी से रिलेटेड क्वेरीज पूछने के लिए कॉल करता है तो उस कस्टमर के डाउट्स ये सेकंड वाली कंपनी सॉल्व करेगी। बिकॉज एसी बनाने वाली कंपनी ने अपना वर्क दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है, क्योंकि सेकंड कंपनी के वर्कर्स कम सैलरी में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। आउटसोर्सिंग का दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। जब एक एजेंसी अपना वर्क किसी दूसरी एजेंसी को करने के लिए देती है तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। और जब एक एजेंसी अपना वर्क किसी ओवरसी एजेंसी को ट्रांसफर करती है तो उसे हम कहते हैं ऑफशोरिंग। आउटसोर्सिंग के एग्जाम्पल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईटी। जैसे इस एजेंसी के पास अपने कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा है तो ये एजेंसी अपना वर्क किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर कर देती है और उस दूसरी एजेंसी से अपने कस्टमर्स का डेटा कंप्यूटर में टाइप करवा लेती है। आउटसोर्सिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स। अगेन इस फर्स्ट कंपनी ने अपना काम दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। अब ये सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी के लिए वर्कर्स का इंटरव्यू लेगी, उन्हें ट्रेन करेगी। आउटसोर्सिंग का थर्ड एग्जाम्पल है कस्टमर केयर एंड कॉल सेंटर। आउटसोर्सिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ये एजेंसी एक मोटरसाइकिल बनाती है बट इस एजेंसी ने टायर्स बनाने का काम किसी दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर कर रखा है। आउटसोर्सिंग की वजह से इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में बहुत सारे कॉल सेंटर्स ओपन हो गए हैं। इंडिया और चाइना आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज हैं। क्योंकि इन कंट्रीज में जॉब की कमी है तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए इन कंट्रीज से माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। इन कंट्रीज में कॉल सेंटर खुलने की वजह से काफ़ी सारी न्यू जॉब्स जनरेट हुई हैं। इन कंट्रीज में कॉल सेंटर का काम इसीलिए आउटसोर्स किया गया बिकॉज यहाँ पर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं। आउटसोर्सिंग की वजह से इंडिया और चाइना में काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स ओपन हुए और काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिली। और क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई है तो इसीलिए इन कंट्री से माइग्रेशन भी कम हो गई है। जो कंट्री अपना काम आउटसोर्स करती है उसे काफ़ी सारी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है फ्रॉम द जॉब सीकिंग यूथ। आउटसोर्सिंग कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसकी कंपनी अपना वर्क दूसरी कंट्रीज में आउटसोर्स करती है। जॉब सीकिंग यूथ का मतलब है ऐसे लोग जो जॉब की तलाश कर रहे हैं। इन आउटसोर्सिंग कंट्रीज में काफ़ी सारे लोग जिनके पास जॉब नहीं है वो रिवोल्ट करते हैं कि इस जॉब के ऊपर हमारा अधिकार है और तुम इन जॉब को आउटसोर्स मत करो। इन कंट्रीज को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। मतलब अगर ये आउटसोर्सिंग कंट्री अपने लेबर्स को इंडिया और चाइना के लेबर्स के साथ कंपेयर करे तो इसे काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया और चाइना में सस्ते में काम हो जाता है, इंडिया और चाइना में स्किल्ड लेबर मिलते हैं। क्योंकि अब इन आउटसोर्सिंग कंट्रीज को इतने सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं इसीलिए जॉब सीकिंग यूथ के रेजिस्टेंस के बाद भी ये कंट्रीज आउटसोर्सिंग कंटिन्यू रखती हैं।
अब हमें पढ़ना है केपीओ के बारे में। केपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्वीनरी एक्टिविटीज में हमें न्यू ट्रेंड देखने को मिलते हैं, केपीओ एंड होम शोरिंग। होम शोरिंग का मतलब होता है जब एक एजेंसी अपना वर्क ट्रांसफर करती है दूसरी एजेंसी को, और इस दूसरी एजेंसी के वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते, बल्कि दे वर्क फ्रॉम देयर होम, वो लोग अपने घरों से काम करते हैं। केपीओ इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीपीओ। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी तक जो कुछ भी हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा था वो सब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग था। केपीओ इंडस्ट्री बीपीओ इंडस्ट्री से इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज केपीओ में हाईली स्किल्ड वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता है। केपीओ में इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग की जाती है। अगर कोई एजेंसी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कर रही है तो बदले में उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रिलेटेड सर्विसेज मिलती हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की वजह से एक कंपनी को एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब इसरो के बारे में जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो स्पेस रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च करती है, सैटेलाइट्स बनाती है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। ये कंट्री आकर इसरो से कहती है कि तुम हमारे लिए कुछ सैटेलाइट्स बनाओ। सबसे पहले तो ये इसरो के सीईओ का डिसीजन होगा कि उसे ये सैटेलाइट्स बनानी है या नहीं बनानी। अब सपोज करो कि इसरो का सीईओ सैटेलाइट्स बनाने के लिए यस बोल देता है। अब देखो, नंबर 1 पॉइंट, इसरो के अंदर हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। अब ये वर्कर्स अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से इस दूसरी कंट्री के लिए सैटेलाइट्स बनाएंगे। मतलब इसरो अपनी इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज को आउटसोर्स कर रहा है। देखो, उस कंट्री ने अपना वर्क इसरो को आउटसोर्स किया, पर इसरो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से सैटेलाइट बनाकर जो सर्विसेज उस कंट्री को दे रहा है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग। सैटेलाइट्स बनाने के लिए ये कंट्री अब इसरो को पैसे भी तो देगी। अब ये जो पैसे इसरो को सैटेलाइट्स बनाने के लिए मिले हैं, इसकी वजह से इसरो एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। इसरो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल डिवाइड। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन शॉर्ट ऐसे टूल्स एंड डिवाइसेस जिनकी वजह से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट ये अपॉर्चुनिटीज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी एमर्ज होती हैं। एक एजेंसी अपना काम दूसरी कंट्री में तभी आउटसोर्स कर सकती है जब उस दूसरी कंट्री के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं अवेलेबल हों। परंतु कुछ कंट्रीज में तो ये फैसिलिटीज डेवलप हैं, पर कुछ कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जहां पे लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी एजेंसी इन कंट्रीज के अंदर अपना काम आउटसोर्स नहीं कर पाती है। पहले से ही वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस थे, और अब ये एक नए टाइप का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, डिजिटल डिफरेंस। इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब है कि कुछ कंट्रीज बहुत रिच हैं और कुछ कंट्रीज बहुत पुअर हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस का मतलब है कि कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती हैं तो कुछ कंट्रीज सोशलिज्म को सपोर्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं तो कुछ कंट्रीज डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती हैं। सोशल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर कंट्री में एक अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग कस्टम है, और आज के समय में इन कंट्रीज के बीच में एक डिजिटल डिफरेंस भी आ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज अपने सिटीजन को
कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऐसी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में बहुत आगे हैं। परंतु बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा पाई हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड एक कंट्री के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी, पर जो गांव के इलाके होंगे, जो रूरल एरियाज होंगे, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी। चैप्टर के लास्ट में तुम्हें कुछ कॉलर्स के कलर दे रखे हैं। जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। जो लोग क्वाइनरी एक्टिविटीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ऑफिस में जो लोग टेबल एंड चेयर पर बैठकर काम करते हैं उन्हें हम वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। जो लोग अपनी रिटायरमेंट एज के बाद भी वर्क करते हैं, मतलब 60 साल के होने के बाद भी जॉब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे पॉलिटिशियंस 60 ईयर्स एज को क्रॉस कर गए हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। अब जो लोग बिना चेयर एंड टेबल पर बैठे काम करते हैं, फिजिकली बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो मजदूर घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अब ये लास्ट है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें पहले के ज़माने में लड़कियों का काम माना जाता था। सो जो लोग ऐसी सर्विसेज करते हैं उन्हें पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी सिटिंग करना, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, शेफ, ये सब पहले के लोगों की सोच थी। नाउ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब मिलेंगे एक न्यू चैप्टर में। बच्चा एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।